ओके, आई गेस तकरीबन लोग आ गए हैं। जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था वो इधर ही हैं। ओके, आप देख रहे हैं ये यहाँ पे किस तरह पहले कैटेगरी आई है और फिर यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट का नेम आया है। अगर हम लेते हैं किसी और कैटेगरी का, परफ्यूम्स में से अगर हम देखें तो अभी देखिएगा पहले आएगा शॉप, फिर परफ्यूम्स आया कैटेगरी, फिर परफ्यूम का नाम आया। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। जो अब जैसे आप बता रहे हैं कि नेक्स्ट बिजनेस में आपको सारी आपकी आवाज़ कट रही है, थोड़ा दूर से आ रही है, रिपीट कीजिएगा। आई एम सो सॉरी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आई गेस आप चैट में लिखना है। जी आवाज आ रही है। जी जी, अब आ रही है। जी मैं ये कह रहा था कि इसके अल्टरनेट मेथड या जो पुराने मेथड तो वो क्या थे और अब ये किस तरह मतलब लाइक कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले वो कहाँ। डॉक्यूमेंटेशन को रीड करें। ये वाली जो डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर उन्होंने बड़ी तफसील दी हुई है। अपने सारी ऑब्सलीट चीज़ों की भी इन्होंने दी हुई है अपग्रेडिंग के लिए। मैं अगर आपको ठीक हो दिखा सकूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सो ये देखें ना, अपग्रेडिंग में आप आएंगे, सो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ स्टफ ओवर हियर। यहाँ पे भी इसी तरह होगा अपग्रेडिंग के अंदर। ठीक है, ये देखें। हेलो आवाज आ रही है आपको। जी जी, आवाज़ कट रही है आपकी थोड़ी सी। जी आपको आवाज आ रही है। जी जी, अब आ रही है। जी मुझे एक लेटेस्ट इशू आया था। मैं राउटर डॉट पुश जब अपडेट सर्च प्रैम्स कर रहा था, हम्म। अपेंड कर रहा था जो न्यू प्रैम्स थे, फिर उसको राउटर डॉट पुश करा था तो पूरी ऐप ना री रेंडर हो रही थी। तो तो वो आपने मैंने राउटर्स। सर्च भी किया। हाँ। तो उसमें ना जो गिटहब पे ही पोस्ट था तो उसमें उन्होंने कहा था कि 13.4 में कोई इशू है इस तरह इशू का। है, बिल्कुल है। इसको जब अपग्रेड किया हाँ जाएगा ना तो ये बग फिक्स हो जाएगा बहुत सून में ना, बहुत ही जल्दी। तो कोई इस तरह की मतलब ये अक्सर वाकई होती है प्रॉब्लम कि है। हाँ हाँ, एग्जिस्ट करती हैं प्रॉब्लम, इस तरह की बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं। आई कैन नॉट टेल अबाउट द स्पेसिफिक प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, क्योंकि मैंने वो ठीक है। प्रॉब्लम फेस नहीं की। ठीक है ना। ठीक हो गया ठीक हो बट गया जब भी ठीक। चीज़ें वर्जन अपग्रेड होते हैं तो इस तरह के काफ़ी सारे बग्स होते हैं जो डिफरेंट लोगों को मिलते हैं, और फिर उन बग को फिक्स किया जाता है। बेसिकली ये वर्जन ये बनते हैं इतने सारे इसी वजह से हैं। ठीक हो गया, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, ये पैरम जनरेट स्टार्टिंग पैरम समझ आ। ओके, अब हम आ जाते हैं अपनी रेंडरिंग थ्योरी के ऊपर। आप इसको जो है नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी पढ़ें। सर्वर एंड क्लाइंट साइड की जो रेंडरिंग होती है, किसी को यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है सर्वर साइड और रेंडरिंग का, क्लाइंट साइड रेंडरिंग का, स्टैटिक एंड डायनामिक रेंडरिंग का। हेलो, एम आई एलिजिबल? जी जी। एक दफ़ा सॉरी, आप रिपीट कर दें तो बेहतर हो। मैं तो रिपीट कर दूंगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हैं लोग बैठे हुए पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से किसी को अगर इसकी कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन करें, और किसी क्लियर है तो वो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करे कि उसको कितना क्लियर है। सर रिपीट करा। अच्छा चलें। अ, अब आप देखें कि इन एडिशन टू, हम इसको पहले रीड करते हैं पूरी इसको, और फिर इसके बाद हम थ्योरी में जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं। सर, नो आइडिया ऑफ रेंडरिंग। रेंडर बेसिकली तो ये है ना कि आपकी जो वेबसाइट लोड होती है, ठीक है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आती है उसको हम रेंडर होना बोलते हैं।
अब वो कहाँ का रेंडर हो सकती है? वो क्लाइंट के ऊपर रेंडर हो सकती है। क्लाइंट मीन्स योर मशीन, योर ब्राउजर। ठीक है। सर्वर की साइड के ऊपर रेंडर हो सकती है। ठीक है, जो कि बेसिकली आपका ब्राउजर नहीं है, आपका बैकएंड था जिसके अंदर वो रेंडर हो रही होती है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, एक सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, एक जो है ना क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है। फिर दो और चीज़ें हैं, स्टैटिक रेंडरिंग एंड डायनामिक रेंडरिंग। ठीक है। आप यहाँ पे देखें कि विद स्टैटिक रेंडरिंग बोथ सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट कैन बी प्री रेंडर्ड ऑन द सर्वर एट बिल्ड टाइम। ठीक है। बिल्ड टाइम के ऊपर वो प्री रेंडर होता है और उसके बाद वो डिस्प्ले होता है आगे। लेकिन डायनामिक रेंडरिंग के अंदर ये नहीं होती। डायनामिक रेंडरिंग के अंदर क्या होती है कि आपकी जो वेबसाइट है वो ऑन रिक्वेस्ट, आपके जो पेजेस हैं वो ऑन रिक्वेस्ट जो हैं वो फेच होके और आ रहे होते हैं बैकएंड से। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अगर अपना हैकाथॉन ही देख लें। हाँ, अब इसके अंदर ये जो फ्रंट एंड है इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है ना वो हमारे हेडलेस सीएमएस में से नहीं आ रही। एवरीथिंग इज स्टैटिकली रेंडर्ड। स्टैटिकली रेंडर क्यों हो रही है? क्योंकि ये ऑन रिक्वेस्ट नहीं, ये बिल्ड टाइम पे है। इसमें ऑन रिक्वेस्ट क्या चीज़ है? इसमें ऑन रिक्वेस्ट है हमारा ऑल प्रोडक्ट्स का पेज। ये जो है, ये जो एक दफ़ा ब्लिंक हुआ थोड़ा सा, ये इसी वजह से हुआ कि ऑन रिक्वेस्ट वहां से बिल्ड उठाता है सर्वर से और यहाँ पे लाके शो करता है। ठीक है। इसी तरह जब हम इसको क्लिक करते हैं तो पहले ये वाला पैराम लेता है अपने पास, इसकी क्यूरी करता है, उस क्यूरी में से जो डाटा आता है उस डाटा को प्रोसेस करता है और फिर यहाँ पे शो करता है। ये डायनामिकली शो हो रही है यहाँ पे, ये दिस इज कॉल्ड डायनामिक रेंडरिंग। ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड स्टैटिक रेंडरिंग। इसमें कोई भी चीज़ डाटाबेस में से नहीं आ रही है, एक स्टैटिक वेबसाइट है। इसका पूरा का पूरा बिल्ड जो है वो वर्सल के पास बना हुआ पड़ा है। गेटिंग द पॉइंट? मेन के सर जो फ्रंट एंड पे यूज होती है वो है स्टैटिक, जो डाटाबेस से चीज आती है वो रेंट वो है तो उस पे डायनामिक। देखें, फ्रंट एंड पे हम दो तरह से रेंडर करते हैं, क्लाइंट साइड भी रेंडर होता है और सर्वर साइड भी होता है। ठीक है ना? तो जिसके अंदर आपकी कोई चीज सर्वर से फेच होके आ रही है, सर्वर साइड के अलावा की बात कर रहा हूँ, एक तो सर्वर साइड है ना, एक है कि आपके डाटाबेस में से कोई चीज फेच होके और वो आ रही है और वो डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो वो है डायनामिक रेंडरिंग, क्योंकि वो बिल्ड टाइम के ऊपर अवेलेबल नहीं है अभी। बिल्ड होके पूरी की पूरी स्टैटिक वेबसाइट स्टोर नहीं हुई हुई। ठीक है। बिल्डिंग क्या होती है? मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसको हम बंद करें। ये ले, ये हम यहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है ना? अब इसके अंदर बिल्ड क्या होती है? एक मिनट मैं इसको रिमूव कर दूं। ओके। अब यहाँ पे अगर हम करें npm, अब ये क्या करेगा? अब ये पूरा का पूरा जो है ना, अब देखें क्या कह रहा है, क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड। जितना काम हमने अभी तक किया हुआ है इस पूरी का एक फाइल बना देगा, एक फाइल बना के और उसको स्टोर कर लेगा। अब जब भी ओपन होगी वो फाइल ओपन होगी, इसके अंदर हम कोई भी चेंज करेंगे तो वो चेंज डिस्प्ले नहीं होगा, वो फाइल ओपन होगी सिर्फ। ठीक है। अभी देखें, ये इस पूरी की पूरी बंडल क्रिएट कर रहा है इसका। दिस इज कॉल्ड बिल्ड। अब जब हम वर्सल पे डिप्लॉय करते हैं तो जो हमारी स्टैटिक वेबसाइट होती है उसका पूरा का पूरा बिल्ड जो है वो वहां पे बना होता है। जैसे ही हम कॉल करते हैं वो बिल्ड उठ के एज इट इज आके डिस्प्ले हो जाती है। लेकिन जो हमारी ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर चीजें डाटाबेस में से आनी है, ठीक है, या सीएमएस में से आनी होती हैं, ठीक है, वो क्या होता है? वो बिल्ड पूरी नहीं आती। उसके अंदर कुछ पेजेस होते हैं जो रन टाइम के ऊपर बिल्ड होते हैं और वो फिर आते हैं। गेटिंग द पॉइंट? अब यस ये सर। देखें, इसने इसने पूरा इसने कहा जी 75 KB का जो है ना, इसने एक मुझे वो 75.6 KB का एक पैकेज इसने मुझे बना के और दे दिया है। ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट लोड जेएस जो है ना वो 75.4 KB का होगा।
ठीक है, और फ्रेमवर्क का जो चंक होगा वो 45 KB का होगा। मेन जो जेस ये जावास्क्रिप्ट्स जो भी उसकी आ रही हैं वो इतने केबी की हैं, इतने केबी की, इतने बाइट, इतने केबी, इस तरह की हैं ये। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो सर्वर साइड रेंडर्स हैं वो रन टाइम पे होंगे। अब ये बिल्ड टाइम था, बिल्ड टाइम के अंदर सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं हुई। और वो क्या कह रहा है, स्टैटिक जो है वो ऑटोमेटिकली रेंडर हो चुकी है अभी तक, विद नो इनिशियल प्रॉप्स। समझ आ गई बिल्ड क्या होती है और बिल्ड टाइम क्या होता है? अब ये देखें, यहाँ पे उसने मुझे स्टोर किया था तो वो मुझे ये जो है ना वो दे रहा है। सबको क्लियर हो गया? स्टैटिक रेंडरिंग, डायनामिक रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग। यस सर। कोई क्वेश्चन है इसमें पूछ लें। चलो मैं पूछता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो गया तो। एसईओ किस रेंडरिंग के ऊपर सर डिपेंड फारूक बात करती कर है? रहा हूँ। जी जी। सर ये पूछना ये था कि ये हमारा सेशन किस चैनल पे लाइव जा रहा है। कहीं पे भी नहीं लाइव जा रहा। ये अपलोड करेंगे सर कहीं पे। आई ट्राई टू अपलोड इट, और आई ट्राई टू गिव इट टू यू, लाइक वीडियो में आपको ऐसे शेयर कर दूंगा। रिकॉर्ड तो हो रही है। एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, हाँ, रिकॉर्ड हो तो रही ये है, सो पॉसिबल है। आई आई गिव इट। तो चलें सर, वो फिर बता दीजिएगा कहाँ पे अपलोड होना है, फिर शुरू से हम देखेंगे उसको, मेहरबानी। ठीक है। हाँ जी, मेरे क्वेश्चन का अच्छा, कोई ये आंसर जो करेगा? डायनेमिक जो रेंडरिंग, जी जी नहीं, जी जी, डायनेमिक पूछिए। रेंडरिंग में इस मीन के वहां पर क्लाइंट कंपोनेंट, क्या कह रहे हैं? डायनेमिक रेंडरिंग के अंदर इट्स मीन, डायनेमिक रेंडरिंग जो होगी उसमें क्लाइंट कंपोनेंट्स होंगे जो कि डायनेमिक रेंडरिंग का पर्पस बन रहे हैं। नो, मैं ठीक बता रहा हूँ आपको? नहीं नहीं नहीं। डायनामिक रेंडरिंग के अंदर आपका पेज डायनामिकली रेंडर हो रहा है, उसके अंदर दोनों क्लाइंट और सर्वर कंपोनेंट्स दोनों होंगे। ठीक है। आप जो बात कर तो रहे वो हैं ना, कहने का मतलब ये है कि क्लाइंट कंपोनेंट जैसे बटन्स वगैरह वो भी साथ ही रेंडर होंगे जब ना। प्रेस, मैं जी आपको वो रेंडर होंगे, लेकिन वो डायनेमिक, हम्म हम्म, जी जी, करिए ऑन, क्वेश्चन कीजिए। मैं कह रहा था कि वो डायनेमिक इसलिए है कि आप क्लाइंट कंपोनेंट्स को जो बटन है प्रेस करेंगे तो वो फिर डेटा बाद में आता है, तो दैट्स व्हाई इट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइंट कंपोनेंट, वो उसको डायनेमिक बनाता है कि वो हम्म डेटा बाद में फेच करता है उसको। नहीं, हमारी डायनामिक राउटिंग, हमारी डेटाबेसेस, ठीक है, ये इसको डायनामिक राउटिंग के लिए डायनामिक बनाता है। फॉर एग्जांपल, अभी मेरा ये पेज है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो डेटाबेस से आ रही है। तो इस पेज के अंदर ये पिक्चर्स भी स्टैटिक है, एवरीथिंग इज स्टैटिक, और ये पूरा का पूरा बिल्ड आता है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो डायनामिकली डेटाबेस की क्यूरी से आ रही हो। लेकिन जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो इस राउट के ऊपर, इस स्पेसिफिक राउट के ऊपर जो चीज पड़ी है वो डायनामिक है। ठीक है ना? वो है कैटेगरी का नेम। कि मैं ऑल प्रोडक्ट्स को क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहा है। मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ फीमेल आ रहा है, मेल पे क्लिक करता हूँ तो मेल आ रहा है, किड्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे किड्स आ रहा है। ठीक है, ये है डायनामिक राउटिंग। अब जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये देखें, किड्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये क्यों आया? ये बिल्ड टाइम पे अवेलेबल है, इसमें से कोई चीज भी डाटाबेस से उठ के नहीं आ रही। ठीक है, तो ये सारी चीज बिल्ड टाइम पे अवेलेबल है। इसको वो जो है ना बिल्ड टाइम पे अवेलेबल रखेगा एवरी टाइम। ऑन कॉल जो बिल्ड होती है ना, बनती है, वो डायनाम इसके राउट्स की बनती है जो डाटाबेस से आ रहे होते हैं। ये मैंने जब क्लिक किया था तो ये पहली दफा जब हुआ था तो ऑन कॉल इसने इसका बिल्ड बनाया था। ऑन रिक्वेस्ट बिल्ड बनती है इसकी, और उसके बाद वो डिस्प्ले होती है। इसको हम बोलते हैं डायनामिक, आपकी जो है ना राउट्स भी, और बेसिकली डायनामिक रेंडरिंग यही होती है, राउटिंग इसीलिए होती है। अब जो आपका क्वेश्चन था, कमिंग बैक टू इट, मैं ये वाला खोल रहा हूँ प्रोडक्ट। इसका पेज क्या है अभी तक वेबसाइट को नहीं पता, क्योंकि वो डेटाबेस के पास पड़ा है। ठीक है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ऑन रिक्वेस्ट बिल्ड बन के आएगी इसकी, आ गई। इसके अंदर ये क्लाइंट कंपोनेंट है। ठीक है,
ये क्लाइंट कंपोनेंट है, ये क्लाइंट कंपोनेंट है, ये सारा सर्वर कंपोनेंट है। तो क्या हुआ कि पेज के अंदर क्लाइंट और सर्वर कंपोनेंट दोनों लोड होके आए हैं, बट डायनामिक रेंडरिंग के साथ। ओके ओके। क्लियर? जो डायनामिक क्राउड्स है वो डायनामिक रेंडरिंग का बाइक को यूज सारे नहीं, करते हैं। सारे नहीं, जिसमें अच्छा। डेटाबेस कॉलिंग है। ये भी डायनामिक राउट है किड्स वाला, लेकिन ये स्टैटिकली अवेलेबल है। ओके ओके। यस। हाँ जी, मेरे क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? अरे क्वेश्चन था। मेरे वाले क्वेश्चन का आंसर देना। सर क्वेश्चन रिपीट कर लो। हाँ जी, एसईओ कौन सी रेंडरिंग के ऊपर बेस करती है? सर्वर साइड। कौन बोला? जुल्फकार साहब लगते हैं। यस, सर्वर साइड रेंडरिंग के ऊपर जो है वो एसईओ बेस करती है। तो ये इस वजह से हम अपने ज़्यादातर कंपोनेंट्स को जो है वो सर्वर साइड रेंडर कराते हैं। क्लाइंट साइड के ऊपर हम मिनिमम चीज़ों को रेंडर कराते हैं जिनके अंदर हमें सिर्फ ज़रूरत होती है, जो बहुत नेसेसरी होते हैं, लाइक बटन्स हैं, उनका एसईओ से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम उसको सर्वर साइड क्लाइंट साइड पर रेंडर करा लेते हैं। ठीक है ना? जी, अब जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो क्वेश्चन करें। क्वेश्चन ये था कि सर वो जो हम करते हैं नेक्स्ट जेएस को तो यूज ही सर्वर साइड का रेंडरिंग के लिए करते हैं, तो हम बीच में क्लाइंट साइड का रेंडरिंग क्यों करते हैं फिर? वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें हम क्लाइंट साइड के ऊपर इसलिए रेंडर करते हैं क्योंकि हमने रिएक्ट के अंदर हमारी कुछ यूज स्टेट्स, कुछ हुक्स हैं रिएक्ट की। ठीक है, उनके लिए हमें क्लाइंट साइड के ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि रिएक्ट इज अ क्लाइंट साइड क्लाइंट साइड के ऊपर वो चलता है, फ्रेमवर्क है। ठीक है, यस सर। तो जब वो तो तो फिर हर पेज में स्टेट यूज होती होगी। हर पेज में कैसे यूज होती है? आप कंपोनेंट उसके बनाएं और पेज के अंदर कंपोनेंट बनाएं। मैं आपको यस बताता हूँ। सर। लेट्स डिवाइड दिस पेज। ये पेज है, मैं इसका कोई और खोलता हूँ। ठीक है, ये पेज है, इसका पेज है। ठीक है ना? इस पूरे पेज को अगर हम डिवाइड करते हैं सर्वर साइड और क्लाइंट साइड की रेंडरिंग के लिए, तो हम किस कंपोनेंट को कहाँ रखेंगे? हम अपना नैप बार क्लाइंट पे रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऑन क्लिक का फंक्शन है जो हम यूज करते हैं, और वो क्लाइंट साइड के ऊपर यूज होती है। ठीक है, इसके अंदर इनपुट है जो कि स्टेट्स है हमारी। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये स्टेट मैनेज कर रहा है यहाँ पे। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए भी जो है ये क्लाइंट साइड होगी। ये हमारे पास जो है इसको हम सर्वर साइड के ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि हमें इसको ऑन क्लिक नहीं करना है, इसको हमने लिंक के साथ यूज करना है। ये देखो, ये हम लिंक के साथ यूज कर रहे हैं, हमें इसको क्लाइंट साइड पे लाने की जरूरत ही नहीं है। क्लाइंट साइड पे आप सिर्फ वो चीजें लाएंगे जो इंटरेक्टिव होंगी, और सर्वर साइड पे बाकी सारी चीजें। अब ये सारी चीजें सर्वर साइड पे हैं, क्योंकि नथिंग इज टू डू विद इंटरेक्शन ओवर हेयर। ठीक है ना? नथिंग इज टू डू विद इंटरेक्शन ओवर हेयर। तो आप इनको उठा के और सर्वर साइड पे रखेंगे। जिस जगह पे इंटरेक्शन आता है वहां पे आप क्लाइंट साइड पे ले जाएं। ठीक है? ये अच्छा सर, ओके ये सर। आप ये बताएंगे ये कैशिंग क्या चीज है इसके अंदर ये लिखा हुआ है? जी, ये कैशिंग कैशिंग। ये। कैशिंग बेसिकली ये होता है कि आपका कुछ डाटा जो होता है वो आपके ब्राउज़र के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब उसको लोड करें तो फास्टर लोड हो। और वो डाटा जो है वो फॉर सम टाइम स्टोर होता है। और उसके बाद जो है वो कैशे बेसिकली एक टाइप ऑफ मेमोरी है, कैशे। ठीक है, दैट इज ये सब नियरेस्ट टू द प्रोसेसर, जो कि समटाइम ये लोग कहते हैं कैशिंग का इशू आ गया है, इसको दोबारा स्टार्ट करें। यस, उसमें क्या है कि आपका जो है मेमोरी लॉस का होता है। कैशिंग का इशू क्या होता है कि आपका जो मेमोरी डाटा स्टोर हुआ हुआ है वो लॉस हो गया, तो आप उसको रीलोड करते हैं। ओके।
अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है कि मैंने कहीं पढ़ा कि इसमें कोड स्प्लिटिंग मतलब बिल्ट इन है, तो मतलब वो कोड स्प्लिटिंग का आप थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं कि वो आपके क्या है? बैकग्राउंड में नॉइज बहुत ज़्यादा, आई एम नॉट एबल टू लिसन। जी मेरा क्वेश्चन था कि कोड स्प्लिटिंग, मैंने कोई एक ट्यूटोरियल पढ़ा था तो उसमें कहा था कि नेक्स्ट जेएस जो है वो सपोर्ट करती है बिल्ट इन कोड स्प्लिटिंग को, तो वो अगर कोई एडवांस चीज नहीं है, मतलब लाइक एक जनरल ओवरव्यू दे सकते हैं उसका तो। कोड स्प्लिटिंग, ओके, शायद ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ, दी प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द एप्लीकेशंस मॉडल इनटू स्मॉलर चंक्स। हाँ जी, ठीक है। इट्स दिस, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी एक एप्लीकेशन बन रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब मैं अपने सोर्स फोल्डर के अंदर आके और यहाँ पे मैं बनाता हूँ कंपोनेंट्स का एक फोल्डर, ठीक है। अब इस कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर मैं बनाता हूँ एक फाइल जिसको मैं नेम दे देता हूँ, सॉरी, मैं फोल्डर बनाता हूँ। मैं कहता हूँ जी बेसिक, हमारे बेसिक कंपोनेंट्स इसके अंदर आएंगे। और इसके अंदर एक फाइल मैं बनाता हूँ विद द नेम ऑफ बटन डॉट tsx, ठीक है। मैंने ये बटन बना दिया, ओके। अब मेरा ये बटन भी एक्सपोर्ट हो गया यहाँ से, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं इस पेज में यूज़ करता हूँ पेज 1 में, यहाँ पे मैं आता हूँ, ये आ गया मेरा बटन, ठीक है। सॉरी, इसका नेम चेंज करना पड़ेगा, रिजर्व फोल्डर। आई डोंट नो ये क्यों नहीं आ रहा। आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि मैं बोल ही नहीं रहा था। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा तब ये ठीक होगा। यस, थैंक यू। आई गेस अब हो गया, यस, ठीक है। ये अब हमारा क्या हुआ, एक हमने कंपोनेंट बनाया था, इसके अंदर हमने अपना कोई भी कोड है, बहुत सारा कोड है, वो हमने यहाँ पे कंपोनेंट में डाला, और जस्ट हमने यहाँ पे अपने पेज के अंदर इसको जो है वो ऐसे करके और इनपुट कर दिया। अब हमारे जब हम पेज 1 के अंदर जाएंगे इस वाले के, हमारे कहाँ था ये, इसका हमारा है जी पेज 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कंपोनेंट जो हमने वहाँ पे बनाया था। अब अगर मैं इसको यहाँ पे इसी कंपोनेंट के अंदर और कोड लिख दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिंक डाल देता हूँ,
कि जी एंड ये लिंक मैं डालता हूँ सिलेबस। ठीक है, यस। ये लें जी, मैं अपने नेम पेज के ऊपर जब क्लिक करूंगा तो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या था, मैंने अपने पेज के अंदर पेज के मेन कोड में तो कुछ नहीं किया ना। मेरे यहाँ पे तो जस्ट माय बटन लिखा हुआ है। इस तरह करके आप अपना कोड स्प्लिट करते हैं। अब समझ आई कोड स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली कंपोनेंट्स में डिवाइड करने को स्प्लिटिंग कहते हैं। बेसिकली तो कोड को मैनेज कर रहे हैं ना आप। जी जी, इट्स वही अप ना, टू डिफरेंट। यू। हाँ, इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं को अपने कोड को जो है ना वो। क्योंकि कोड की मेंटेनेबिलिटी इज अ बिग क्वेश्चन कि कल को आपकी वेबसाइट में कोई मेजर चेंजेस आती हैं या आपकी वेबसाइट क्रैश कर जाती है तो आप उसके साथ क्या करेंगे। अपने कोड को मेंटेन कैसे करेंगे। या तो आप पूरा कोड एक सिंगल गो में लीनियर कोड लिख रहे थे एक सिंगल पेज के ऊपर, आप उसको सर्च करते रहेंगे फॉर सम स्टफ लाइक। मैं अगर यहाँ पे दिखा सकूँ, हाँ ये वाला मेरा कोड है। अब ये लीनियर कोड है मेरे पास विद नो कोड मेंटेनेबिलिटी। लीस्ट कोड मेंटेनेबिलिटी है इसके अंदर। ठीक है, ये देखें, अब मैंने कोई काम करना है, मुझे इसके लिए पूरे को जो है ना स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा एक एक लाइन को कि मैंने कहाँ पे क्या चीज़ चेंज करूंगा तो मेरी चीज़ सही हो जाएगी। ठीक है ना। सो दिस इज द लीनियर कोड। बट यहाँ पे हमारा क्या है कि हर चीज़ जो है वो डिवाइडेड है पेजेस के अंदर, राउट्स के अंदर, एपीआईज के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना वो हम इसको देख सकते हैं कि हम बेसिकली एरर कहाँ पे है। अच्छा सर, हमजा ये एक है प्रैम्स, एक ये पैरम्स है और एक प्रॉप्स है। इनमें क्या डिफरेंस है? पैरम्स में पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट इनटू एनी फंक्शन। और प्रॉप्स बेसिकली आई गेस दीज आर द सेम थिंग। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अच्छा, जो मैं समझाऊँ ना, बिकॉज मैं अभी पैरम्स बेसिकली मेरे ख्याल में ये राउटिंग के अंदर ये यूज करते हैं वर्ड ना, जो, बट मे बी आई एम राइट और नॉट। क्योंकि मैंने भी पैरम्स बस राउटिंग के लिए यूज़ की हुई है, मैंने कोई पैरम्स इस तरह सच और चीज़ों के लिए यूज़ नहीं की। राउटिंग में ना, मैंने मैंने जो देखा है, जो बाय बाय जो ऑब्जर्वेशन, वो ये है कि पैरम्स ये राउटिंग के अंदर यूज करता है वर्ड, बाकी जगह हम्म, प्रॉप्स, बाकी जगह प्रॉप्स होती है, यस। वो बुक्स में प्रॉप्स को यूज करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं आप। Props are properties that are passed from a parent component to a child component। बाकी सारी जो है ना वो पैरम्स हैं। जो आप यूआरएल ले रहे हैं वो पैरम्स है और जो आप फंक्शन में पास कर रहे हैं वो प्रॉप्स हैं। आप सही समझे। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन है। सर ये जो आपकी लास्ट 25 जुलाई को क्लास हुई थी, हम्म। उसका लेक्चर कहाँ पे अवेलेबल है सर? ऐसा सच वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, लास्ट उसके 11 मिनट्स ही रिकॉर्ड हुए थे, वो मैंने भेज दी थी ग्रुप के अंदर ही वीडियो। तो वो पूरे रिकॉर्ड करना मेरे जेहन से निकल गया था। बट ये आज वाले दोनों सेशंस जो है ना ये रिकॉर्ड हो गए हैं। सर ये कहीं पे अपलोड कर दीजिएगा, किसी साइट पे, यस यस पेनोवर्स यस। की साइट पे प्लीज, या अगर आपका अपना पेनावर्स कोई चैनल है तो तो वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। ओके, अगर आई विल बी आपका अपना, अपलोडिंग समवेयर। हाँ, आई विल बी अपलोडिंग समवेयर। तो वो काइंडली जरा फिर बता दीजिए ग्रुप में। ओके श्योर। सर मेरा क्वेश्चन है शर्ट्स एंड के हवाले से ना। हम्म। सर जब हम शर्ट्सियन इंस्टॉल करते हैं तो आगे 404 का एरर आ जाता है। पहले तो ऐप सही चल रही होती है, लेकिन जब हम शर्ट्सियन इंस्टॉल करते हैं, इनिट करते हैं,
तो 404 आ जाता है आगे। क्या इशू हो सकता है इसका? 404 तो एरर है कि आपका कोई पेज रेंडर नहीं हुआ हुआ, आपका कोई पेज किसी राउट पे अवेलेबल नहीं है। नहीं सर, तो हम इंडेक्स इंडेक्स फाइल को ही चला रहा हूँ मैं। नहीं, आई गेस देयर इज समथिंग एल्स, इशू कोई और है आपका। क्योंकि 404 एरर तब ही आता है कि जब आप कोई स्पेसिफिक राउट कॉल करा रहे हैं, ठीक है, और उस राउट के ऊपर पेज अवेलेबल नहीं है। सर मैंने जस्ट अभी अभी ऐप क्रिएट की है और उसमें शायद इंस्टॉल किया है, तो लोकल होस्ट 3000 पे चला है, वही 404 आ रहा है। ये देखें, ठीक है। अभी क्यों आ रहा है 404? बिकॉज shortson.com/हमजा राउट के ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना। 404 और एरर हमेशा तब आता है जब आप किसी ऐसे राउट को कॉल कराते हैं कि जिस राउट के ऊपर पेज ही ना हो। और नॉर्मली ये जो एरर है सर, मैंने तो देखा है कि ये बंदे के अपने सिस्टम के साथ इसका लिंक है, तो उसने कोई कोड में कोई मिस्टेक की है या कोई उसका कैशे का इशू है, तो ये फिर एरर आ हाँ, जाएगी। सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा इशू यही होता है कि आपका जो है ना वो यूआरएल वाली साइड के ऊपर, मतलब राउटिंग वाली साइड पे ही कोई मसला है, जिस मसले को जो है ना वो आपको रिजॉल्व करना है। कहीं ना कहीं आप, या तो आपका पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, मेन जो रूट की पेज डॉट टी एस एक्स फाइल्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, या आप किसी ऐसे राउट को कॉल कर रहे हैं जिस राउट के ऊपर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो 404 का एरर आता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये ऐप के अंदर जो लेआउट और पेज है, ये दोनों जो फाइल्स है, पेज में तो हम्म। हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करवाते हैं, तो लेआउट में भी कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है? अच्छा, लेआउट जो है ना वो रेंडर होता है फॉर एवरी पेज इन दैट ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये वाला रूट लेआउट है। रूट लेआउट क्या है कि इस, ये जितनी राउट्स हैं इन सब के अंदर ये लेआउट चलेगा, क्योंकि अभी तक हमने इनके अंदर कोई चाइल्ड लेआउट नहीं बनाया हुआ, ठीक है ना। लेकिन उस चाइल्ड लेआउट के लिए भी आपका पेरेंट लेआउट जो है वो रेंडर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज सारे पेजेस पे शो करना चाहते हैं तो वो वाला कंपोनेंट लेआउट में होगा। लेआउट में डालने, फॉर एग्जांपल अगर मैं माय बटन यहाँ पर डाल डाल देता हूँ, ठीक है जी, हमने यहाँ पे किया था माय बटन वाला, ओके, ये आ गया यहाँ पे, अभी मेरे लेआउट के अंदर आ गया। मेरे अब हर पेज पे ये शो होगा, ठीक है ना। मैं अगर होम पे जाऊं तो लेट्स सी, ओके जी, ये मेरा यहाँ पे भी आ रहा है नेम पेज, ये यहाँ पे भी आ रहा है नेम पेज, ठीक है, नेम पेज ही ओपन हो गया। और अगर मैं पेज 1 खोलूंगा, सॉरी, मैं यहाँ पे करता हूँ ये, ठीक है, माय नेम इज अली, वहाँ पे भी बटन और नेम पेज आ रहा है, क्योंकि मेरा बटन और नेम पेज ये बटन का कंपोनेंट है ना, ठीक है, ये अब हर जगह पे आ रहा है, ठीक है। मैंने लेआउट के अंदर इसको ऐड कर लिया है। मैं इसको क्लिक करूंगा जब, तो वो वापस उसी राउट पे चला जाएगा। बेसिकली आपका नैप बार, आपका फुटर, ये चीजें आप इसके अंदर डाल रहे होते हैं लेआउट के अंदर। आई होप दिस सेटिस्फाइज योर क्वेश्चन। जी। अच्छा सर, अगर एक से ज्यादा पेजेस अगर हमने एक जैसा हैकाथॉन में बना रहे हैं, तो हम्म। उसके लिए हम पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए वो लिंक यूज करेंगे, और कंपोनेंट को तो जब हमने इंपोर्ट करवाते हैं ना, इंपोर्ट के थ्रू, तो पेजेस को लिंक के जरिए हम लोग आपस में लिंक करेंगे हाँ, डेफिनेटली, मेन। क्योंकि वो बेसिकली नेक्स्ट वालों ने बनाया हुआ है, इट्स इम्पोर्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट पैकेज, तो वहां से वो इंपोर्ट हो रहा है। और वो एक जिसे हम जिस जो हम अचीव करना चाह रहे हैं ना, कि पेज को रिफ्रेश किए बगैर, रीलोड किए बगैर वो रेंडर कर दे, ठीक है। वो चीज़ आपको सिर्फ लिंक जो आप नेक्स्ट जेएस से इंपोर्ट कर रहे हैं वो उसी में ही आपको जो है ना करके दे सकता है। कहाँ किया हमने वो लिंक, हाँ ये, ठीक है ना। ये चीज़ आपको सिर्फ यही करके दे सकता है, ये जो लिंक हम नेक्स्ट से इंपोर्ट कर रहे हैं। लाइक हम आते हैं पेज 1 पे। अब ये है हमारे पास होम का बटन, ठीक है ना।
हम इसको जब क्लिक करेंगे तो बगैर इसको रीलोड किए वहां पे जाएगा। ये चीज जो है ये स्पेसिफिकली इसी चीज से अचीव हो सकती है। गॉट द पॉइंट? जी। और कोई क्वेश्चन? ऑफिशियल ऐप के लिए मतलब के फोल्डर स्ट्रक्चर का ठीक होना जरूरी होता है, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर किस टाइप का हमें रखना चाहिए? है, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, क्या कह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐप का फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस तरतीब से हमें उसको रखना चाहिए? ऐप का फोल्डर स्ट्रक्चर तो इसी तरह होना चाहिए नहीं, मतलब कि जो वेब एप्लीकेशन बनाते हैं उसका एक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे एप्स हो गई या एपीआईज हो गई या कंपोनेंट्स हो गई या एसेट्स हो गए, और हम्म जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं कंपोनेंट यूआई वगैरह, वो मतलब हम्म किस तरतीब से हमें सेटल करने पड़ते हैं, सेट करने पड़ते हैं? जिस तरतीब से आप यूज कर रहे हैं, देखें, ये ऐप है यहाँ पे। अब मुझे एपीआई यूज करनी है तो मुझे इसी ऐप फोल्डर के अंदर एपीआई का फोल्डर बनाना पड़ेगा। ये देखें, ठीक है जी। ये मेरा एपीआई का हो गया। इसके अंदर मैं कोई एपीआई में एपीआई का कोई एंड पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ। लाइक मैं कहता हूँ हेलो का एंड पॉइंट है, और इसके अंदर मैं बना देता हूँ अपना routes.ts। सिंपल, ठीक है, ये मेरा एपीआई बन गया। एपीआई का फोल्डर स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे। मेरा यहाँ पे कंपोनेंट का बना हुआ है। मैं इसके अंदर एसेट्स को मैं यूज करना चाहूँ तो मैं इसको सोर्स से बाहर रख सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा एसेट्स आ गया। इस एसेट्स के अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? इस एसेट्स के अंदर मेरे पास इमेजेस हो सकती हैं। इस एसेट्स के अंदर मेरे पास आइकन्स हो सकते हैं। एसेट्स के अंदर मेरे पास म्यूजिक हो सकता है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने यूज़ करनी है, यहाँ पे रख ली है आपने। ठीक है, तो फोल्डर स्ट्रक्चर डिपेंड कि आप वेब ऐप क्या बना रहे हैं। अच्छा, ये इसमें जो बात कहना चाहते हैं मेरे ख्याल में, क्या कोई फोल्डर ऐसा भी हो सकता है कि जो ऐप से ऊपर हो, सोर्स के अंदर हो? हाँ जी, हमने अपना कंपोनेंट्स जो है वो ऐप से बाहर बनाया हुआ और सोर्स के अंदर है। सी दिस। ऐप के अंदर आप क्या क्या चीज़ें लाएंगे? यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आप अपने राउट्स लाएंगे इसके अंदर, आप आपके एपीआईज लाएंगे इसके अंदर, और आप अपना रूट पेज लाएंगे इसके अंदर, रूट लेआउट, रूट सीएसएस। ठीक है, फैब आइकन लाएंगे अपना इसके अंदर। आपका जो भी फैब आइकन है, आप उसको फैब आइकन डॉट आइको के नाम से आप सिर्फ ऐप के अंदर डालेंगे तो वो फैब आइकन एडजस्ट हो जाएगा। वो आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट जेएस ने इसको बहुत इजी बना दिया है डेवलपर्स के लिए कि आप मेटा डाटा किस तरह लेते हैं। लाइक आप लेआउट के अंदर देख रहे हैं, आपका मेटा डाटा किस तरह आ रहा है? आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं मेटा डाटा के नाम से मेटा डाटा। दैट्स इट। टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, एंड दैट्स इट, आपका मेटा डाटा तैयार हो गया। ठीक है, आपको आपको कोई हैसल नहीं करनी पड़ी अपने एसईओ के लिए, आपको भागना नहीं पड़ा कि आप मेटा डाटा कहाँ डालेंगे। आपने क्या किया, मेटा डाटा की टाइप इंपोर्ट किया बस, नेक्स्ट से। ये आप हर पेज में डाल सकते हैं। हर पेज में आप डायनामिकली मेटा डाटा भी रेंडर कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? वी स्टिल हैव 2 minutes।